नमस्कार दोस्तों, पीएन देवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर का द्वितीय भाग लेकर के आया हूँ। इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं शुरू करता हूँ। अब आत्मकथा का पहला अध्याय दिग्दर्शन है जो व्यापक रूप से अपने को देखने की कोशिश का नाम ही दिग्दर्शन है। दिग्दर्शन मतलब अपने आप को देखने की कोशिश इसमें है। तुलसीदास के विनय पत्रिका के दैनिक गलानी की तरह उग्र जीवन का आत्मविश्लेषण भी कुछ इसी प्रकार का है। जब जन्म जन्म जग दुख दुख दिश पायो, तुलसी की तरह उग्र जी की आत्म स्वीकारोक्ति देखें। सच कहता हूँ, कौन सा ऐसा नीच नाच होगा जो लघु लोभ ने मुझे बेशरम को न नचाया होगा। किंतु आप आह लालच से ललचाने के सिवाय नाथ हाथ कुछ नहीं लगियो। पश्चिमी आत्मकथा परंपरा करने में आत्मग्लानि जैसे तत्व के साथ रचना की शुरुआत करने का प्रचलन नहीं है। यह भारतीय रचना परंपरा है जिसका पालन उग्र जी ने किया है। आत्मकथा लिखने की वास्तविक शुरुआत तब होती है जब यह स्पष्ट हो जाए कि आत्मकथा क्यों लिखी जा रही है। इस दृष्टि से उग्र जी ने अपनी आत्मकथा लिखने का कारण प्रवेश शीर्षक अध्याय में लिखा है। आत्मकथा लिखने के कारण जो है उग्र जी किस अध्याय में किए हैं, तो प्रवेश अध्याय में। यह अध्याय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें आत्मकथा लिखने का कारण आत्मकथा पढ़ते समय सावधानी और आत्मकथा के खतरे का संकेत उग्र जी ने किया है। क्या लिखा जा रहा है, इस दृष्टि से उग्र जी ने अपनी आत्मकथा लिखने का कारण इसमें प्रवेश का प्रारंभ उस घटना से होता है जिसमें आचार्य नलिनी विलोचन शर्मा, जयनंद कुमार तथा शिवपूजन सहाय उग्र जी के घर आते हैं। यहीं पर शिवपूजन सहाय उग्र जी से अपनी आत्मकथा लिखने को कहते हैं। उग्र जी को आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये शिवपूजन सहाय होगा। लेखक को शंका इस बात की होती है कि बहुतों के बारे में सत्य प्रकट हो जाए तो उनके यश और जीवन का चिराग ही लप करने लगे। आत्मकथा लिखने का उद्देश्य बताते हुए लेखक लिखता है, जिन्हें मैं बहुत निकट से जानता हूँ, ऐसे के बारे में अपने संस्मरण यदि कभी मैंने लिखे तो उसका उद्देश्य भंडाफोड़ या व्यक्तिगत विद्वेष नहीं होगा। उद्देश्य होगा यह प्रमाणित करना कि कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें कल्पना तक छू नहीं सकती। आत्मकथा के खतरे की ओर संकेत करते हुए उग्र जी ने लिखा है, अपनी यादाश्त पब्लिक की जानकारी के लिए लिखने में आत्म प्रशंसा और अहंकार प्रदर्शन का बड़ा खतरा रहता है। ऐसे संस्मरणों में किसी एक मंद घटना के कारण अनेक गुण संपन्न पुरुष पर अनावश्यक आँच भी आ सकती है। अपनी आत्मकथा को सावधानी से पढ़ने की मांग करते हुए पाठकों से उग्र जी कहते हैं, इन संस्मरणों को पढ़ने पर किसी को ऐसा लगे कि मैंने निंदा या बुराई की है तो मानना होगा कि मुझे ठीक तरह से लिखना आया नहीं। दूसरा तर्क यह है कि आईने में अपना मुंह देख कोई यह कहे कि दर्पण तो उसका निंदक है, दुष्ट दोष दर्शक तो ठीक है। प्रवेश का अधिकांश प्रकाशक महोदय एवं निराला पर केंद्रित है, जिनका पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आत्मकथा का तीसरा अध्याय अपनी खबर है, जो पुस्तक का भी शीर्षक है। इसमें लेखक ने अपनी खबर की दी है, ली भी है। अध्याय का प्रारंभिक अंश जन्म, पारिवारिक स्थिति, बेचन नामकरण के इतिहास, सनातन ब्राह्मण धर्म के पाखंड पर केंद्रित है। इसके बाद का अंश पारिवारिक सामाजिक व्यभिचार, वेश्या या जुआ के यथार्थ चित्रण पर आधारित है।
असामयिक पिता की मृत्यु, भाई का जुआ खेलना, गिरफ्तार होना, परिवार का कर्जदार होना, तत्पश्चात बड़े भाइयों के साथ रामलीला मंडलियों में काम करने का बड़ा जीवंत दृश्य उग्र जी ने चित्रित किया है। धरती और धन अध्याय में पिता बैजनाथ पांडे माता जय कली के संस्मरण पर आधारित है। धरती और धन, ध्यान दीजिएगा, ये पिता और माता, माने पिता कौन है? बैजनाथ पांडे, और माता जय कली के संस्मरण पर आधारित है। ये जजमानी वृत्ति वाले पिता अच्छे तो थे, लेकिन अनबैलेंस्ड भी कम नहीं थे, मनो संतुलित नहीं थे। ये सामाजिक व्यभिचार बेस्या जुआ, ये अभी दोहराया गया है। उन्हें पिता को, जिसे पिता जो थे अनबैलेंस्ड भी कम नहीं थे, मनो असंतुलित थे। सो उन्हें यह क्षय रोग हुआ, जिससे असमय ही उनके जीवन स्रोत का क्षय हो गया। इसी प्रकार माँ के झगड़ालू परिश्रमी गुणी रूप के स्वरूप को उग्र जी ने स्मरण किया है। ये पूछा जा सकता है कि उग्र जी के पिताजी किस रोग से मृत्यु हुई थी, तो क्षय रोग से होगा। माता पिता के संस्मरण के साथ ही घर की आर्थिक स्थिति दरिद्रता का बड़ा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित किया है। धर्म का लोप हो रहा था, परिवार टूट रहा था, यानी धर्म संकर युग का उदय हो रहा था। इसका संकेत इस अध्याय में किया गया है। चुनार शीर्षक अध्याय में जन्मभूमि के प्रति लेखक का लगाव व्यक्त हुआ है। जन्म स्थान जो है चुनार है लेखक का, माने पांडे बेचन शर्मा उग्र का, इसलिए इसके प्रति लगाव दिखाया गया है। चुनार की प्राकृतिक रमणीयता का वर्णन करते हुए लेखक लिखता है, चुनार विंध्याचल का आगुन ही तो है। मीठे जीवन ग्रद कुएं, निर्मल निरपुण तालाब, बावड़िया, चाग, उपवन, वन, सहस्त्र सहस्त्र वर्षों के इतिहासों के चरण चिन्ह चुनार में चतुर्दिक फैले हुए हैं। चुनार से सटी विंध्याचल की सुखद घाटियों में पारिजात के पलाश के बहेंदे के महुए के वन के घाट पारिजात पुष्पों की सुखद गंध से भर जाती हैं। लगता है तो नंदन प्राकृतिक वर्णन के साथ बहेड़े के महुए के वन हैं, वन ही वन है। जब शरद ऋतु में सारी घाटी पारिजात पुष्पों की सुख सुगंध से भर जाती है, लगता है यही तो नंदन वन है। प्राकृतिक वर्णन के साथ ही पौराणिक ऐतिहासिक संकेत की दृष्टि से यह अध्याय महत्वपूर्ण है। इसमें पारिवारिक वर्णन, प्राकृतिक वर्णन तो किया ही गया है, साथ ही पौराणिक वर्णन और ऐतिहासिक वर्णन का भी अध्ययन इस अध्याय में किया गया है। ये कौन सा अध्याय है? चुनार। जरासंध के दुर्ग से विक्रमादित्य भर्तृहरि के प्रसंग के साथ ही लेखक ने आल्हा उदल के संबंध को भी जोड़ा है। इस किले से सम्राट हुमायूं, शेरशाह सूरी, वारेन हेस्टिंग्स, चेत सिंह, पंजाब की महारानी जिंदा वाजिद अली शाह का संबंध भी जोड़ा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धबंदियों को ब्रिटिश सरकार इसी किले में रखती है। रखती थी। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की तो यह मुख्य धुरी है। चुनार के दर्शनीय स्थलों में एक दरगाह भी है, जो मशहूर मुस्लिम वली हजरत कासिम सुलेमानी की। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटिशों की बस्ती लोअर लाइन्स चर्च का वर्णन कर विशेष रोचक बनता है। गोरे सोल्जरों द्वारा ग्रामीण पुरुषों महिलाओं पर मनमाने अत्याचार का वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नागा भगवत दास अध्याय के केंद्र में 1910 ईस्वी के आसपास की घटना है। इस अध्याय में पश्चिमी पाकिस्तान, उस समय के पंजाब के रामलीला मंडली के साथ लेखक के अनुभवों का चित्र है। इसी तरह महंत राम मनोहर दास अध्याय के केंद्र में
1911-12 की घटना है। घटना के केंद्र में वह अयोध्या की रामलीला मंडली का दृश्य है। रामलीला मंडली में व्याप्त अनैतिकता, व्यभिचार के दृश्यों को उग्र के प्रथम एक तरफा प्रेम अभिरामा श्यामा से का दृश्य भी इस अध्याय में है। राम मनोहर दास अध्याय में रामलीला मंडली का वर्णन है, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो है अभिरामा श्यामा के दृश्य का वर्णन है। दो अगले अध्याय भानु प्रताप तिवारी और बच्चा महाराज पर आधारित है। दोनों व्यक्तियों का उपजी के जीवन पर उग्र जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। भानु प्रताप तिवारी की रामायण टीका एवं पुस्तकों के संग्रह का लेखक के अध्ययन से गहरा संबंध रहा है। इसी अध्ययन से उग्र जी ने अपने प्रपितामह सुदर्शन पांडे के चमत्कारी कार्यों का भी स्मरण किया है। ये पूछा जा सकता है कि लेखक ने अपने प्रपितामह का वर्णन किस अध्याय में किया है, तो इसमें ये हो जाएगा भानु प्रताप तिवारी। इसी अध्याय में उग्र जी ने स्वयं को हर छा के वक्त का बताया है। इसी अध्याय में भानु प्रताप तिवारी में ही उग्र जी स्वयं को हर छा के वक्त का बताया है। पुस्तकों की ओर झुकाव लेखक को भानु प्रताप तिवारी के कारण हुआ हो तो आइए नहीं। बच्चा महाराज का चरित्र वैसे तो अराधकता और गीत गोविंद के पद, विनय पत्रिका के पद, ज्योतिष तंत्र और मंत्रों में उनकी अद्भुत गति ने उग्र जी को उनकी ओर आकृष्ट किया है। अगला अध्याय लेखक के चाचा द्वारा गोद लिए जाने एवं पढ़ाई प्रारंभ से शुरू होता है। चाचा द्वारा आजीविका कर दिए जाने पर चुनाव की पढ़ाई बंद हो जाती है तो लेखक काशी जाकर पढ़ने लगता है। 8वीं तक पढ़ने के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने से लेखक को पुनः चुनार आना पड़ता है। चुनार से कलकत्ता और फिर कलकत्ते से काशी। लाला भगवान दीन अध्याय लेखक के गुरु परिचय से प्रारंभ होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लाला भगवान दीन एक अध्याय है। इसमें लेखक के गुरु परिचय से ही शुरू होता है, मतलब प्रारंभ होता है। इस अध्याय के केंद्र में हैं लाला भगवान दीन, जो लेखक के दूसरे गुरु माने जाते हैं। लाला भगवान दीन लेखक के दूसरे गुरु माने जाते हैं। इसमें लाला भगवान दीन और अन्य गुरुओं का सानिध्य में उग्र जी की साहित्यिक प्रतिभा के विकास का चित्र है। पंडित बाबूराव विष्णु प्राणकर अध्याय आज पत्र के माध्यम से उग्र के प्रतिष्ठित होने की कहानी है। इस अध्याय में उग्र जी के शशि मोहन शर्मा और अष्टावक्र उपनाम की कहानी भी है। इस अध्याय में ही 10 आने के हिसाब से मजदूरी मिलने का जिक्र है। किस अध्याय में? बाबू राव विष्णुराव पराड़कर अध्याय में क्या मिलने की बात कही गई है? 10 आने के हिसाब से मजदूरी मिलने की बात या जिक्र किया गया है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त अध्याय उन्हीं की वो समर्पित है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त के अतिशय राष्ट्र प्रेम संपादक, समाज सेवक एवं सखा, यानी कुल मिलाकर देवता तुल्य रूप का बखूबी वर्णन लेखक ने किया है। इस अध्याय में घोषित तौर पर आजकल का अर्थ सन 1921 तक है, लेकिन पंडित कमलापति त्रिपाठी अध्याय में यह सीमा सन 1948 से 49 तक चली आई है। यह अध्याय कमलापति त्रिपाठी के राष्ट्र प्रेमी रूप से मंत्री बनने तक की कहानी है। इस अध्याय को लेखक
पर सत्ता की विजय की ओर संकेत भी करता है। अगला अध्याय बनारस और कलकत्ता पर आधारित है। बनारसी संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसके उपरांत जीवन संक्षेप और असंबद्ध गान से आत्मकथा समाप्त हो जाती है। कथन देख लेते हैं। एक वानगी देखिए, इसमें कथन क्या है। उसी प्रकार यदि मैं लिखूं कि दिग्जाकार महाकवि निराला पर कलकत्ते के एक मुस्काकार संपादक ने सन 1928 ईस्वी में बड़ा बाजार की अपनी एक दुकान में काठ की तलवार से कई प्रहार किए थे, ऐसे कि निराला भी हतप्रभ होकर प्रायः रोकर रह गए थे, तो सत्य की तह तक गए बगैर ही निराला भक्त सनसना झंझना उठेंगे। उग्र ने अपनी खबर में अनेक जगहों पर जाहिर किया है कि यथार्थ कितना कठोर हो सकता है। आत्मकथाओं में सहज दर्शनी आत्ममुग्धता अपनी खबर में ढूंढे नहीं मिलती। इस पुस्तक पर आकर बाकायदा तिलांजलि दे रही है और सब कुछ कहकर अपनी इस आत्मकथा को सफल बना दिया है। तब मैं 8 साल का रहा होऊंगा या 9 साल का। जुल्फों में 3-3 फूल चिड़ी बनाता था। काफ़ी तेल लगाने के बाद बालों में सस्ती वेसलीन लगाता था। वह वेसलीन जिसकी गंध पीला हाउस मुंबई या सरकटा गली कलकत्ता की सस्ती वेश्याओं के अंक से आती है। उग्र को इस बात से कोई संकोच नहीं रहा कि अपने आने वाले समय में ये पुस्तक उनके पेशागमन का प्रमाण पत्र बन सकती है। दरअसल ऐसी बेबाक बयानी की हैसियत या तो उन अज्ञानियों की ही होती है जो अपने बेअंदाजी को ही अपना पहचान बनाने पर आमाद हों, या फिर उनकी जो सच में मर्मज्ञ हों। जीवन में जितना भी सुख है अज्ञान है ही के सबब होता है। दीजिए तो जगत में ज़्यादातर जीवधारी अज्ञानी ही होते हैं। फिर इस ज्ञान की कोई गारंटी नहीं कि कब अज्ञान न साबित हो जाए। एक सटीक उदाहरण और दस्तावेज है कि ईमानदार लेखन क्या होता है। हमें गरीब और ब्राह्मण जानकर लोग हमारे घर भीख पहुंचा जाते थे। यह भीख भी शानदार थी तब तक जब तक ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मण पैदा होते थे, लेकिन जब ब्राह्मणों के घर में ब्रह्म राक्षस पैदा होने लगे तब तो यह जजमानी वृत्ति नितांत कमीना धंधा स्वयं नीचा होकर भी दूसरों के चरण पुजवाना रह गई थी। लेखक इतना आकर्षक और बांध रखने वाला है कि कोई एक बार पढ़ना शुरू कर दे तो लत लग जाए। डार्क ह्यूमर की मौजूदगी इस किताब को विशिष्ट बनाती है। मझले भाई श्रीचरण पांडे तो क्रोधी नहीं थे, लेकिन उमाचरण और बेचन अपने अपने समय में परम क्रोधी व्यक्ति थे बने। कटु यथार्थ के साथ व्यवहारिक होना इस किताब की अन्य विशेषता है। समय पर न मिले तो स्वर्ग के लिए भी कौन प्रतीक्षा करे, ये इसका महत्वपूर्ण कथन है। समय पर न मिले तो स्वर्ग के लिए भी कौन प्रतीक्षा करे। नियति को विलासी बताने वाली बात मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कश्यप में भी है। जोशी का ये कहना कि प्रेम अपने मूल स्वरूप में अतिवादी ही होता है, ये बात हम काफ़ी समय बाद समझ पाते हैं कि विधाता को अतिवाद पसंद नहीं। मुझे उग्र
की बात से सुसंगत जान पड़ती है। इस प्रकार ये उग्र की आत्मकथा अपनी खबर समाप्त होती है। यह कैसा लगा इसे आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।